नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। नेपाल में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके हकों को मारा जा रहा है और इसी मांग के साथ वो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन जिस मांग का वो हवाला दे रहे थे वो फैसला तो सरकार ने कब का वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे की हैं जो सामने आई हैं और अभी भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अब इन जेनजी युवाओं की मांग है कि प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को चुना जाए। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 12 सितंबर 11 बजे तक अगर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल का नहीं बनाया गया तो फिर ये आर्मी हेडक्वार्टर को भी जला देंगे और राष्ट्रपति को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस तरीके का दबाव नेपाल में प्रदर्शनकारी बना रही हैं, सरकार पर भी और साथ साथ सेना पर भी। लेकिन इन सब के बीच आप जानते ही हैं नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर दुनिया के बाकी देशों की नजरें भी उस पर टिकी हुई हैं। ऐसे में भारत में बैठे कुछ तबके ऐसे हैं जो नेपाल की मदद की जाए इस तरीके का हैशटैग चला रही हैं और दूसरी तरफ तमाम ऐसे दिग्गज राजनेता हैं या तमाम ऐसे दिग्गज राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो इसे भुना रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। हमने संजय सिंह का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल से सीख लेनी चाहिए। हमने संजय राउत का ट्वीट आपको दिखाया जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे यहां पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं अगर चीजें नहीं संभली तो। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह। वैसे तो आईपी सिंह काफी चर्चा में रहते हैं, तमाम इस तरीके के वो बयान देते हैं जिसकी वजह से उनकी आलोचना होती है। लेकिन हाल फिलहाल आईपी सिंह ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई और उस नई बहस के छिड़ने के बाद अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। आईपी सिंह ने क्या ट्वीट किया है, उनका पहला वाला ट्वीट चलाइए, मैं आपको पढ़कर बताती हूं, इस पर होल्ड कीजिए। वो लिखते हैं, धू धू जलता नेपाल के प्रधानमंत्री का घर, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। आज नेपाल कल हिंदुस्तान। 90% बेरोजगार युवा घर घर बैठा है। युवाओं जागो और सत्ता संभालो। 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। अब इस ट्वीट को देखकर बताइए कि आईपी सिंह किस पर तंज कस रहे हैं। मुझे आपको बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि 75+ एज का टारगेट किसे दिया जा रहा है और किस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हैशटैग आज नेपाल कल हिंदुस्तान जैसा ट्वीट समाजवादी पार्टी के नेता कैसे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल है। इस ट्वीट को जब पता लगाने के लिए और इसकी रिसर्च करने के लिए मैं आईपी सिंह के ट्विटर हैंडल पर गई तो मुझे ये ट्वीट नहीं मिला, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल करके लोग आईपी सिंह के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी ट्रोल कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक और ट्वीट दिखाती हूं जो अभिषेक नाम के एक यूजर ने किया है और आईपी सिंह के इसी ट्वीट का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाएं। ये व्यक्ति देश में आग लगाना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डीजीपी यूपी को टैग करते हुए अभिषेक लिखते हैं कि बेहद संगीन मामला है, इसके खिलाफ तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाए। और इसी के साथ लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस, अरेस्ट आईपी सिंह जैसे हैशटैग्स और टैग्स का इस्तेमाल अभिषेक तिवारी नाम के यूजर करते हुए नजर आए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं ट्विटर हैंडल पर जा रही हूं आईपी सिंह के, तो ये ट्वीट तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक दूसरा ट्वीट नजर आया है जिसमें वो जानते हैं क्या लिखते हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया है 10 सितंबर को 7:09 पर। वो लिखते हैं, काठमांडू नेपाल में आगजनी के बाद हिल्टन होटल नेपाल को 50 साल पीछे ढकेल दिया। फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए ताकि लोग विजुअल्स देखते रहें और मैं बाकी आईपी सिंह का ट्वीट पढ़ रही हूं। वो लिखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था जिसमें मोदी जी भेष बदलकर घूमते थे। राजनाथ सिंह 2 साल जेल में रहे। आपातकाल के खिलाफ 1975 में बहुत हिंसा हुई। ये बीजेपी आरएसएस के लोग दूध के धुले नहीं हैं जो विपक्ष के बोलने पर जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। तो कुल मिलाकर आईपी सिंह की ट्वीट है। अच्छा, एक और ट्वीट उनका है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि काफी विवादित और विवादों से भरे नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। उनका एक और ट्वीट देखिए जिसमें वो पत्रकार चित्रा त्रिपाठी पर सवाल उठा रहे हैं। आईपी सिंह लिखते हैं, ये तलाकशुदा एंकर जिसने अपना सामाजिक मान सम्मान सब खो दिया, ये विपक्ष के लोगों को अक्सर बेइज्जत करने की कोशिश करती है। मैं आप सभी से फिर अपील करूंगा कि ऐसे एंकर के शो में जाने से बचे। और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको आईपी सिंह टैग करते हुए नजर आए हैं। अब चित्रा त्रिपाठी पर आईपी सिंह तंज क्यों कस रहे हैं? दरअसल सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है एक डिबेट में बैठे हुए थे और चित्रा त्रिपाठी भी उनको
इसीलिए ट्रोल कर रही थी कि आप नेपाल और हिंदुस्तान के हालातों को एक जैसा कैसे बता सकते हैं, या फिर कैसे यहां पर बैठकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। इसी पर बहस चल रही थी। सुरेंद्र राजपूत ने निजी टिप्पणी की, वो तुम कर करके बात करने लगे, जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी से उनकी बहस हो गई और उसी के वीडियो पर तंज कसते हुए आईपी सिंह कह रहे हैं चित्रा त्रिपाठी को तलाकशुदा एंकर, यानी कि उनकी निजी जिंदगी पर हमला कर रही हैं। ये वो आईपी सिंह हैं जो इसी तरीके से विवादों से घिरे रहते हैं और अब उनका एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो इनडायरेक्टली 75+ एज का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। तो नेपाल के हालातों का जिक्र करते हुए भारत में बैठे कुछ विरोधी दल या विपक्षी दल के नेता किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, यह आपने देखा। इसी कड़ी में जब संजय सिंह से सवाल पूछा गया, आइए सुन लीजिए संजय सिंह ने क्या जवाब दिया था। पड़ोसी नेपाल में अभी स्थिति काफी भयावह है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। नेपाल से सबक लेना चाहिए। बहरहाल युवा जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स ऑफ नेपाल को जलाने की धमकी दे रही हैं, आइए सुन लीजिए उन प्रदर्शनकारी युवाओं का क्या कुछ कहना है। My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. In my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason, to protect the democracy. Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Her age is 75 around. The voice of youth is to lead the nation by the youth. So, by the way, the youth, the latest they need. My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason, to protect the democracy, we have given the name of her. This is the change and revolution is Gen Z. So, by the way, Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Her age is 75 around. So, the voice of youth is to lead the nation by the youth. So, by the way, the youth, the latest they need. So, Harka Sampang and the Balen, they need Harka Sampang in Balen. So, we are watching this Gen Z for 3-4 days here. So, Harka Sampang is leading the Gen Z leadership in Dharan. So, he is now inside.